Hello students, I am explaining chapter number 4 describing motion around us for class 9 science from new NCERT syllabus 2026, and in this video I am going to explain the topic that is motion in a plane. इस वीडियो में हम हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है मोशन इन अ प्लेन वो यहाँ पे स्टडी करेंगे. Vehicle overtaking another, the path of a kickball or satellite moving in a circular path is called motion in two dimensions. तो यहाँ पे थोड़े एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि कोई व्हीकल अगर दूसरे एक व्हीकल को ओवरटेक कर रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से एक कार जा रही है, ये ट्रेवल कर रही है, ये रोड है स्ट्रेट रोड, और अगर हमारी कार यहाँ पे पीछे है और हमें अगर इस आगे वाले कार को ओवरटेक करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे ओवरटेक करते हैं. मतलब हम ऐसा कर्व पाथ लेते हैं, या फिर अ पाथ ऑफ अ किक्ड बॉल. तो ये बॉल है और अगर हमने इसको किक किया तो ये बॉल ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगा. और सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, या फिर कोई भी सैटेलाइट जो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. ये सभी एग्जाम्पल्स मोशन इन टू डायमेंशन के हैं. टू डायमेंशन का मतलब है टू मेजरमेंट्स. जैसे कि हमने देखा था अभी तक जो हमने स्टडी किया वो मोशन इन वन डायमेंशन था, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. जब भी कोई कार स्ट्रेट लाइन में मूव होती है तो सिर्फ ये ऐसे बढ़ती है, मतलब उसके जो रीडिंग्स है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही बढ़ते हैं. सो वी हैव ओनली वन डायमेंशन. बट जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई भी व्हीकल इस प्लेन में मूव होता है जहाँ पे टू डायमेंशन होते हैं. टू डायमेंशन यहाँ पे कैसे है आप देख सकते हैं. जैसे ही ये बॉल ऊपर की तरफ जाके नीचे गिर रहा है, यहाँ पे देखिए इसका जो रीडिंग्स है, तो इसके जो रीडिंग्स है वो एक्स डायरेक्शन में भी ऐसे बढ़ रहे हैं, ये बॉल ऐसे आगे जा रहा है, एंड इवन ये ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे गिर रहा है. मतलब ऐसे ऊपर की तरफ भी ये ऐसे बढ़ रहा है. तो एक्स डायरेक्शन भी इसकी रीडिंग बढ़ रहे हैं और वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी इसकी मोशन हो रही है, एंड हॉरिजॉन्टल भी इसकी मोशन हो रही है. और जब दो रीडिंग्स रहते हैं, दो मेजरमेंट्स रहते हैं, तब हम उसको बोलते हैं टू डायमेंशंस. तो जब भी कभी मोशन इन अ प्लेन स्टडी करते हैं तो उसको हम मोशन इन अ टू डायमेंशंस कहते हैं. तो अभी तक जो भी स्टडी किया वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, और अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो मोशन इन अ प्लेन है. These are the examples of motion in a plane. तो अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो सभी मोशन इन अ प्लेन के एग्जाम्पल थे. अभी हमारा टॉपिक है जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. When an object moves in a circular path, its motion is called circular motion. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हम उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देखा था वो है सैटेलाइट का. यहाँ पे जो डायग्राम है, ये डायग्राम व्हीकल ओवरटेकिंग का है. तो ये हमारी कार है जो इस येलो कार को ओवरटेक करने के लिए ऐसे मूव हो रही है, मतलब आगे की तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे भी इंक्रीज हो रही है और ऐसे भी चेंज हो रहा है. तो टू डायमेंशन हो गया. और यहाँ पे ये बॉल है जो हमने किक किया हुआ ऐसे जाके ऐसे गिरा, मतलब इसकी रीडिंग ऐसे भी इंक्रीज हो रहा है और ऊपर की तरफ भी इंक्रीज हो रहा है. और ये है हमारा सैटेलाइट. सैटेलाइट जो है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. तो ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ में मूव होता है. आप देख सकते हैं ये एक सर्कुलर पाथ में ही मूव होता है. यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाया है वो उसका पाथ है, इसी पाथ में ये सैटेलाइट मूव हो रहा है. तो ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक से ही है. और when a child sits on a moving merry-go-round, the child moves along a circular path. तो यहाँ पे भी अभी इमेजिन करो कि ये एक मेरी गो राउंड है और अगर चाइल्ड यहाँ पे बैठा है और ये मूव कर रहा है तो ये भी ऐसे मूव करते करते फिर से इनिशियल पोजीशन पे आएगा. ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, सेकेंड राउंड का फिर से ऐसे ही मूव करते करते फिर से इनिशियल पोजीशन पे आएगा. तो ये भी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का. As the child moves from A to B to C, the distance is a curved path, that is A, B, C. अगर कोई भी एक चाइल्ड है जो यहाँ पे बैठा है, इनिशियल पोजीशन उसका ए है,
एंड ये यहाँ से होकर यहाँ पे आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आएगा। तो ये ए मैं समझ के लेती हूँ, यहाँ पे इसको हम बी ले लेंगे, थोड़ा यहाँ पे मेरा लेबलिंग रॉन्ग हुआ है, और इसको मैं सी लेती हूँ। तो एक चाइल्ड है जो ए से सी को जा रहा है बी के थ्रू। सो पहले ए से बी को जाएगा और बी से सी को जाएगा। तो द डिस्टेंस इज अ कर्व्ड पाथ एबीसी। सो डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो कर्व्ड पाथ है ये है डिस्टेंस ए बी सी। सो डिस्टेंस कवर्ड हो गया एबीसी। बट द डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन एसी। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब the difference between initial point and final point, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो अगर ये मेरा इनिशियल पॉइंट है ए और मेरा फाइनल पॉइंट सी है, यहाँ पे मैंने लिखा है फाइनल पॉइंट सी है, तो ए से सी तक शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? शॉर्ट डिस्टेंस मतलब यही है। हमारे पास एक तो कर्व्ड है, नहीं तो ये भी है, लेकिन शॉर्टेस्ट चाहिए। शॉर्टेस्ट मतलब स्ट्रेट रहता है, तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट ए सी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बट द डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन ए सी, देयरफॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल। सो इसीलिए सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं होते। स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वल हो सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, इमेजिन करो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रोड है, और यहाँ से एक कार अगर मूव हो रही है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है ए, यहाँ से मूव करके अगर फाइनल पोजीशन बी को रुक जाती है, तो ये कार यहाँ पे आई और यहाँ पे आके रुक गई। सो डिस्टेंस कितना कवर है? ये पूरा ए बी, ये डिस्टेंस हो गया। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये हमारा डिस्टेंस है ए बी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वो डिस्प्लेसमेंट है। और ये भी कितना है? ए बी तो है, तो डिस्टेंस भी ए बी है एंड डिस्प्लेसमेंट भी ए बी ही है। तो ये हो गया इन केस ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब भी कोई व्हीकल या ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कभी भी कर्व्ड रहता है, ये कर्व्ड पाथ। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी स्ट्रेट ही रहता है। हम और एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो हम यहाँ पे है, मैं इसको नाम देती हूँ एक्स, और यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करते करते मैं इसको नाम देती हूँ डब्ल्यू, मैं इसको नाम देती हूँ वी, और फिर मैं आ गई यहाँ पे, तो ये यस है। तो मैंने एक्स से स्टार्ट किया था, एक्स इज माई इनिशियल, तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे लिखती हूँ इनिशियल। फिर मैंने ट्रेवलिंग करने के लिए स्टार्ट किया, डब्ल्यू को क्रॉस किया, फिर वी को क्रॉस किया और यस को आके रुक गई। तो यस जो है ये है मेरा फाइनल पोजीशन। तो एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड कितना है? डिस्टेंस कवर्ड है ये कर्व्ड पाथ, दैट इज एक्स डब्ल्यू वी एस, एक्स डब्ल्यू वी एस, ये हो गया मेरा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट कभी भी स्ट्रेट रहता है, तो एक्स से यस तक मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्स एंड एस। सो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, बट हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन में हो सकता है। ये थी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पेज। तो अभी हम आगे स्टडी करेंगे। When the child completes one full revolution, the distance traveled is equal to the circumference of the circle. तो जब वो चाइल्ड मेरी गो राउंड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करती हूँ, रफली एक सर्कल, तो ये हो गया वो मेरी गो राउंड। वो चाइल्ड यहाँ पे बैठा था और यहाँ से मूव करते करते ट्रेवल करते करते उसने पूरा एक सर्कुलर राउंड ले लिया, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके वो यहाँ पे आया। तो जब उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया तो डिस्टेंस कितना है? ये पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस। तो अगर हमने सर्कल का सरकमफेरेंस कैलकुलेट किया तो हमें मिलेगा डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन। So what is the formula for circumference of a circle? 2 pi r.
तो इसीलिए ये 2πr जो है ये हो गया हमारा डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, वेर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस होता है ये कैपिटल R होता है, तो ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल. However, the displacement is 0 because the child returns to the starting point. तो डिस्टेंस तो हो गया हमारा 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन ए था, एक राउंड होने के बाद में, एक रिवॉल्यूशन के बाद में फिर से चाइल्ड ए पे ही आया. सो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इसीलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. If the child takes t seconds to complete one revolution, then the average speed is. अगर वो चाइल्ड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद उसका जो टाइम रिकॉर्ड किया, अगर वो टाइम t सेकेंड्स है, तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? तो हमें तो पता है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. तो टाइम लिखती हूँ मैं, तो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर किया, सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, तो वो हो गया 2πr, एंड टाइम हमने कितना कंसिडर किया है, t सेकेंड, तो ये हो गया t. इसीलिए हमारा जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो है 2πr डिवाइडेड बाई t. While average velocity during the time interval t will be 0. लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी. इसका फॉर्मूला भी ऑलरेडी हमने स्टडी किया है हमारे पहले वाले वीडियोस में, वो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो टी इंटरवल में, कैपिटल टी इंटरवल में हमने कितने राउंड्स लिए, कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, 1. मतलब ए से स्टार्ट करके हम फिर से ए पे ही आए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 आया था. तो इसी फॉर्मूला, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट 0 सब्स्टिट्यूट किया, टाइम अगर टी सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारा आंसर क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी का, 0 ही तो आएगा. इसीलिए while the average velocity during time interval will be 0 since the displacement is 0. When an object moves in a circular path with constant or uniform speed, its motion is called uniform circular motion. तो uniform word कब ऐड होता है? If the object is moving with constant speed. अगर वो ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो ये था एक टॉपिक, अभी हम आगे देखेंगे. नाउ Imagine an athlete running on a closed track. तो अभी आप इमेजिन करो कि एक एथलीट है जो क्लोज्ड ट्रैक पे रन कर रहा है. इफ द ट्रैक इज रेक्टेंगुलर, द एथलीट रन्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑन ईच स्ट्रेट साइड बट चेंजेस डायरेक्शन 4 टाइम्स टू कंप्लीट वन राउंड. तो इमेजिन करो कि वो एथलीट एक रेक्टेंगुलर शेप के क्लोज्ड ट्रैक में रन कर रहा है. ये वाला फर्स्ट डायग्राम आप देख सकते हो, ये डायग्राम भी मैंने एनसीईआरटी बुक से ही लिया, ये पॉइंट भी वहां से ही है, सो दैट आपको इजी हो जाए एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए. तो ये रेक्टेंगुलर एक ट्रैक है, क्लोज ट्रैक, और यहाँ पे जब एक एथलीट रन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहा है, लेकिन उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 4 बार डायरेक्शन चेंज करना है. एक बार यहाँ पे चेंज करना है, फिर यहाँ पे चेंज करना है, फिर यहाँ पे चेंज करना है, और फिर यहाँ पे चेंज करना है. तो जब वो 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करेगा तब उसका 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा. सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ द ट्रैक इज हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6, so when the track is hexagonal the athlete changes direction 6 times. अभी यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल ट्रैक है, तो यहाँ पे अगर वो एथलीट यूनिफॉर्म स्पीड से रन कर रहा है तो यहाँ पे उसको डायरेक्शन चेंज करना है, एक बार हो गया, फिर यहाँ पे चेंज करना है 2 बार हो गया, फिर यहाँ पे चेंज करना है 3 बार हो गया, यहाँ पे जब करेगा 4 बार होता है, यहाँ पे 5 टाइम्स होता है, और यहाँ पे जब करेगा 6 टाइम्स होता है. सो टोटल 6 टाइम्स उसको डायरेक्शन चेंज करना है. As the number of sides of the track keeps increasing, the athlete has to change direction more and more frequently. तो जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे ट्रैक के, वैसे वैसे उसको डायरेक्शन भी उतने ही बार चेंज करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे
7 साइड का ट्रैक बना दिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे चेंज करेगा 1, यहाँ पे करेगा 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे 7। तो जितने बार हम ट्रैक को चेंज करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रैक को चेंज करेंगे, उतने बार उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम साइड्स को चेंज करते गए, ट्रैक्स के साइड्स को इंक्रीज करते गए, यहाँ पे 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 ऐसे ही अगर करते गए, तो एक बार वो जाके सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इवेंचुअली द ट्रैक बिकम्स सर्कल where the straight sides becomes very small। तो जैसे जैसे हम ये साइड्स बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इमेजिन भी कर सकते हैं इसको। तो जैसे जैसे साइड्स यहाँ पे छोटे 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 होते जाएंगे, तो वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कल है, यहाँ पे साइड्स बहुत ही छोटे हो गए अभी, इसीलिए सर्कल दिख रहा है। In a circular motion, even though the athlete's speed may remain constant, the direction of the motion changing continuously। तो सर्कल में एथलेट का जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है, लेकिन हर बार एथलेट को डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ता है। Therefore, the athlete's velocity changes continuously because the velocity depends on both speed and direction। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एथलीट्स की वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती ही रहती है, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन डायरेक्शन हर बार चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन पे तो वेलोसिटी डिपेंड है, इसीलिए वेलोसिटी भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। सो ये थी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पेज। अभी हम यहाँ पे एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे, एक्टिविटी 4.5। लेट अस इन्वेस्टिगेट। इन दिस एक्टिविटी प्लेस अ रिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो हम यहाँ पे एक रिंग यूज कर रहे हैं, वो एक स्मूथ सरफेस पे रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सेलो टेप का रिंग है जो हमने यहाँ पे स्मूथ सरफेस पे रखा है। एंड रोल अ मार्बल अलोंग इनर बाउंड्री सो दैट इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे हमने मार्बल लिया है और इसको हमें इनसाइड इस रोल के अंदर, इस सर्कुलर रिंग के अंदर रोल करना है। जैसे ही रोल करना है तो ये मार्बल जो है इसके अंदर के बाउंड्री के साइड से ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। आफ्टर द मार्बल completes 1 or 2 revolution, carefully lift the ring without disturbing its motion। तो जब ये मार्बल यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट करेगा या फिर 2 राउंड कंप्लीट करेगा, तब हमें ये जो रिंग है ये स्लोली निकालना है, ऊपर से निकालना है, सो दैट यू शुड नॉट डिस्टर्ब दिस मार्बल। मार्बल को डिस्टर्ब किए बिना आपको स्लोली सिर्फ इस रिंग को यहाँ से उठाना है। You will observe that marble does not continue moving in a circle। जैसे ही हम इस रिंग को उठाते हैं यहाँ से, ये जो मार्बल है जो ऑलरेडी 2 राउंड को कंप्लीट किया था, वो तीसरा राउंड कंप्लीट नहीं करता, मतलब वो मार्बल सर्कुलर मोशन में मूव नहीं होता। Instead it moves in a straight line in the direction it was traveling at the moment when the ring was lifted। तो अगर ये मार्बल ऐसे मूव करते करते यहाँ पे आया और आपने अगर इस रिंग को उठाया, तो ये मार्बल इसी डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा। या फिर अगर वो मार्बल यहाँ पे आया और तब अगर आपने रिंग उठाया, तो ऐसे ही ये मार्बल आगे की तरफ चला जाएगा। और अगर यहाँ पे आने के बाद आपने रिंग को उठाया, तो ये मार्बल ऐसे ही आगे की तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। This happens because once the ring is removed, there is no boundary to keep the marble moving in a circular path, so it continues in a straight line। तो ऐसे होता क्यों है? क्योंकि ये रिंग है इसीलिए, ये सपोर्ट है इसीलिए, या फिर ये बाउंड्री है इसीलिए ये मार्बल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था। और जैसे ही हम इसका ये सपोर्ट निकालते हैं, वो सर्कुलर मोशन में जहां पे था वहां से ही वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये थी एक्टिविटी। तो अभी हम इस टॉपिक को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यहाँ पे एंड करेंगे थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद। तो देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है।
Although the speed remains the same, the velocity changes continuously because its direction changes at every point on the circular path. इसका स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती ही रहती है, क्योंकि सर्कल जो है वो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे साइड्स से बना है, जैसे कि मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और जब डायरेक्शन चेंज करता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज होती ही रहती है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। Since acceleration occurs whenever velocity changes, an object in a uniform circular motion has non-zero acceleration. तो हमें acceleration का भी पता है, what is acceleration? जब भी velocity change होती है वहां पे acceleration भी आता है, और यहाँ पे तो velocity हर बार change हो रही है, इसीलिए यहाँ पे acceleration कभी भी zero नहीं होता, हर बार थोड़ा ना थोड़ा acceleration रहता ही है। एंड उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन विच एक्ट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कल में मूव होता है, उसको एक सेंटर रहता है, और इस सेंटर से एक फिक्स्ड रेडियस रहता है। तो जब वो सर्कल में मूव कर रहा है तो इट इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू वन पॉइंट विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर, और यहाँ से ही वो एक्सेलरेशन उसको जनरेट होता है, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो ये था अबाउट ऑल सर्कुलर मोशन। और यहाँ पे इन जनरल फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, in real life, the conditions of constant speed and a perfectly circular path are rarely meet. तो रियल लाइफ में परफेक्ट सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, ये बहुत कम ऐसे हमें एग्जांपल्स दिखते हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कंसिडर्ड एज आइडियलाइज्ड मोशन। However, it is very useful for understanding the motion of planets around the sun, vehicles taking circular turn, and many other real world situations. तो ये था अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। तो इस टॉपिक के साथ हमने ये हमारा फोर्थ चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस को कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये सभी वीडियोस बहुत हेल्प करेंगे इस चैप्टर को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए। और यहाँ पे जो भी मैंने नोट्स को एक्सप्लेन किया है इस हर एक वीडियो में, ये नोट्स भी आपको हेल्प करेंगे आपके खुद के नोट्स बनाने में। अगर मेरे वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो मेरे वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।